नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल BPMI ऑनलाइन क्लास में। हर बार की तरह आज हम फिर आपके लिए उपस्थित हैं एक नए मेडिकल प्रिपरेशन के लिए एक नया वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे घ्राण इंद्रिय, नोज, नाक के बारे में। नाक हमारे शरीर में उपस्थित या मौजूद एक ऐसा अंग है जिससे हमें सभी प्रकार की घ्राण संवेदनाओं की अनुभूति होती है या उनका एक तरीके से वो कलेक्ट करता है। तो नाक का विशेष कार्य जो होता है वो किसी भी पदार्थ या वस्तु की जो ऑल्फिकेशन होता है उसको सूंघना या फिर उसका ऑल्फिकेशन करना है। और उसके साथ में उसी तरीके से जैसे स्वाद के लिए किसी वस्तु का तरल अवस्था में होना आवश्यक है, उसी प्रकार से गंध की संवेदना को प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का गैस अवस्था या वाष्प अवस्था में होना आवश्यक होता है। आज हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ नोज एंड स्मेल सेंस। नाक की संरचना क्या है और उसका जो स्वाद जो उसका जो घ्राण संवेदन है वो किस तरीके से कार्य करती है। चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। नाक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार बना हुआ होता है। ये पूरा यहाँ से लेकर के जो आपका हार्ड पैलेट होता है उसकी ऊपरी छत और आपका जो फ्रंटल जो बोन होती है, फ्रंटल साइनस होता है, उसके जस्ट नीचे तक, यहाँ से ये फ्रंटल साइनस है आपका, तो फ्रंटल साइनस से और ये आपका हार्ड पैलेट है, उस पैलेट के बीच में ये पूरा आपकी नेजल कैविटी होती है। नेजल कैविटी प्रमुख तौर पर 3 भागों में बटी हुई होती है, सुपीरियर नेजल कोंचा, मिडिल नेजल कोंचा और इंफीरियर नेजल कोंचा। जो नेजल कैविटी होती है आपकी उसको 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं पढ़ने के लिए, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए नेजल कैविटी का जो निर्माण होता है वो 3 अलग या 4 अलग अलग भागों में उसको बांट दिया जाता है उसके कार्य के अकॉर्डिंग, उसके जो भी फंक्शंस होते हैं उसके अनुसार। नेजल कैविटी जो होती है आपकी फ्रंटल साइनस और ये यहाँ पर आपका जो हार्ड पैलेट होता है उसके बीच में होती है। तो आपको किसी भी प्रकार की जो घ्राण संवेदन है वो आपको कैसे प्राप्त होगी, तो उसके लिए हर वस्तु का जो जिस वस्तु हो या कोई पदार्थ हो उसका जब तक गैस फॉर्म में नहीं होगा, जब तक वो गैस फॉर्म में नहीं आएगी तब तक आपका उसमें किसी भी प्रकार से आप उसकी सुगंध को नहीं महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार होती हैं कोशिश करते हैं जानने की। जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है उससे न्यूरॉन्स निकलते हैं, कोशिकाएं निकलती हैं। वो कोशिकाएं नाक जो नेजल कैविटी होती है उसके ऊपरी साइड में सुपीरियर में स्थित होती है। और कोई भी जैसे कि हमारा प्रश्वास वायु जो होती है, ऐसी जो हम श्वास छोड़ते हैं वो श्वास जो होती है वो इन 3 एरिया से निकलती है। इन 3 एरिया में, तो इसका मतलब आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो रिसेप्टर्स घ्राण की संवेदना को एक्सेप्ट करते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं वो नेजल कैविटी की सबसे ऊपरी छत में स्थित रहते हैं। नाक हमारे चेहरे के दोनों आंखों के मध्य में स्थित होती है, इसका बाहरी स्ट्रक्चर है, ये ऊपर नीचे के पंजों की तरफ झुकी हुई और दोनों आंखों के बीच में स्थित होती है। नाक जो होती है वो एक उठी हुई संरचना, इसमें 3 नेजल कोंचा जो अस्थियां होती हैं उन 3 अस्थियों से इसका बाहरी आकार बना हुआ होता है। हम यहाँ पर अंदर की बात कर रहे हैं। जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल आपका टॉपिक रहेगा। तो कोई भी जो घ्राण संवेदना है किसी भी प्रकार की जो वायु में गैस अवस्था में घुली हुई है, तो उसको ये जो गॉबलेट सेल्स हैं, ये गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो नाक की जो ऊपरी या पूरी एक तरीके से आप जो नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी को म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो घेरे रहती है, उसमें गॉबलेट सेल्स उपस्थित होते हैं। गॉबलेट सेल्स का मतलब आप चषक कोशिकाओं से लगा सकते हैं। चषक कोशिकाएं और गॉबलेट सेल्स सेम बात होती है। तो जो चषक कोशिकाएं होती हैं वो एक अवस्था में आकर के फूट जाती हैं और एक चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करती हैं, स्रावित करती हैं। वो चिपचिपा पदार्थ पूरी नाक को तर किए रहता है और जो नेजल कैविटी है उसको तर किए रहता है अंदर से, जिससे
उसका एक दूसरा सेंस ये भी है कि जो बाहरी वातावरण में शुष्क, गर्मियों के मौसम में जो बाहरी वायु होती है, जो प्राण वायु होती है, वो थोड़ी सी शुष्क हो जाती है। तो उस अवस्था में जो नेजल कैविटी है वो आपकी एयर को यहाँ से कलेक्ट करके, और ये इसका जो पथवे है, इस पथवे तक जब तक वो गुजरता है तब तक वो वाष्पित हो जाती है, आप मतलब थोड़ी आर्द्र हो जाती है, नमी उसमें मिल जाती है। तो इसलिए गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो आपकी पूरी नेजल कैविटी को आच्छादित किए रहते हैं, घेरे रहते हैं उसको, और उसमें एक तरीके से वो स्राव स्रवित करते हैं, जिससे कि जो आप जो भी एयर ले रहे हैं वो एयर एकदम से आर्द्र होकर के, नम होकर के आपके फेफड़ों तक पहुंचे, जिससे फेफड़ों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्स के लिए बस आपको इतना पढ़ना है। इसमें नाक को 3 भागों, नाक जो होता है उसकी आंतरिक बनावट जो होती है वो 3 अलग अलग चैम्बर्स में बट जाती है, जिसमें सबसे ऊपर वाला चैम्बर होता है उसको नेजल कॉन्चा, सुपीरियर नेजल कॉन्चा बोलते हैं। जो आपका मिडिल एयर होता है, जो बीच का चैम्बर होता है, उसको आप मिडिल नेजल कॉन्चा कहते हैं, और जो सबसे लास्ट का चैम्बर होता है उसको आप इंफीरियर नेजल कॉन्चा के नाम से जानते हैं। ये आपका सॉफ्ट, ये आपका हार्ड पैलेट है, मतलब दृढ़ तालु जिसको आप बोल सकते हैं, और ये आपका सॉफ्ट पैलेट है जिसको आप कोमल तालु के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। ये अब पूरा इधर समझने की कोशिश करेंगे कि जो नाक के संवेदन होते हैं, जो घ्राण के संवेदन होते हैं, वो किस प्रकार से एक्सेप्ट होते हैं, कैसे एक्सेप्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो बेसिस सेल्स हैं। बेसिस सेल्स जो होते हैं वो इसका आधार बनाते हैं, जो आपकी सेल्स अवस्थित रहती हैं, और इन्हीं के ऊपर बोमेन सेल्स होते हैं। बोमेन सेल्स जो होते हैं ये 2 बार हो जाती हैं। एक आप इसको बोमेन सेल्स जो होते हैं ये आपको 2 बार पढ़ने को मिलेगा। एक होता है बोमेन सेल्स और एक होता है बोमेन कैप्सूल। जो बोमेन सेल्स होती हैं वो आपकी जो घ्राणेंद्रिय होती है, जो आपकी नेजल कैविटी होती है, उसमें जो आपकी सपोर्टिंग सेल्स होती हैं या बेसिस सेल्स होती हैं, उनमें जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं उनके आधार को बनाता है। इसलिए इसको एक तरीके से उनके आधार को, ये जो पूरा ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये उनके आधार को बनाता है। तो जब ये इनके आधार को बनाता है, इसी जगह पर वो एक प्रकार का स्राव स्रवित करता है, जिससे कि जो बोमेन सेल्स होते हैं वो इस नेजल कैविटी में आपके यहाँ पर स्थित रह करके एक स्राव स्रवित करते हैं, जिससे कि ये एरिया जो पूरा है वो तर बना है, नम बना है। और ये जो बोमेन कैप्सूल्स होते हैं ये आपकी जो किडनीज होती हैं, किडनी होती है, उनमें जो आपके नेफ्रॉन होते हैं, उन नेफ्रॉन में इस प्रकार की कैप्सूल की संरचना मिलती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। बोमेन कैप्सूल जो होते हैं वो आपकी किडनी में, नेफ्रॉन में स्थित होते हैं, और जो बोमेन सेल्स होते हैं वो आपकी नेजल कैविटी जो होती है उसमें जो आपके नेफ्रॉन, जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनके ऊपर स्थित रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेयर स्थित है, ऑल्फैक्टरी हेयर स्थित है। ऑल्फैक्टरी जो हेयर है वो क्या करते हैं, हर प्रकार की जो भी घ्राण संवेदना आ रही है उसको ये हेयर जो होते हैं वो कलेक्ट करके अपने न्यूरॉन सेल्स के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाते हैं। ये जो आपकी नर्व्स जा रही हैं इन नर्व्स तक पहुँचाते हैं। इन नर्व्स के माध्यम से ये डेंड्राइट्स जो है वो इन सेल्सों से जुड़ करके आप, जिनको आप माइट्रल सेल्स बोलते हैं, तो माइट्रल सेल्स से जुड़ करके ये आपका ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट तक यही मैसेज पहुंचता है। तो ये पूरा पथवे है जो आपकी घ्राण संवेदना है, उसका पूरा पथवे है, ये कहां से किस तरीके से ये पहुंचता है। तो स्मेल ट्रैक्ट के लिए क्या होता है, स्मेल सेंस जिससे आपको प्राप्त होगा, तो सबसे पहले माइट्रल सेल्स यहाँ पर होंगे, और माइट्रल सेल्स से ये सेल्स जो होती हैं उनसे जो एक्सॉन होते हैं,
ये एक्सॉन जो बनाते हैं, एक्सॉन जो जो आपके न्यूरॉन सेल्स हैं उनसे कलेक्ट होकर के एक्सॉन जो टेम्पोरल लोब होता है उसके ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट तक पहुंच, ऑल्फैक्टरी स्मेल सेंटर जो आपका मस्तिष्क में है, जो ब्रेन में ऑल्फैक्टरी स्मेल सेंटर जो है उस सेंटर में पहुंच करके, कॉर्टेक्स में पहुंच करके आपको जो घ्राण संवेदन है, जो स्मेल सेंस है, उसकी अनुभूति कराते हैं। नाक के शुरुआती, आप इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और देखिए, नाक का जो शुरुआती एरिया होता है, जो शुरू का एरिया होता है, उसमें कुछ बाल्स, उसमें कुछ हेयर पाए जाते हैं। वो हेयर सिर्फ इसलिए होते हैं कि कोई भी अनावश्यक धूल मिट्टी के कण या फिर कोई भी अनावश्यक चीज नाक के अंदर प्रवेश ना कर सके, जिससे कि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो। इसमें जो आपका पूरा एरिया है, जो आपका जो एक तरीके से जो नर्व्स होती हैं, जो ऑल्फैक्टरी होती है, ऑल्फैक्टरी बल्ब के माध्यम से, यहाँ पर इसको पूरा ग्राफ करके बताया गया है। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होता है वो जो आपके नर्व्स होती हैं उनसे जुड़ा हुआ रहता है। ये ऐसे समझ लीजिए, कोई भी अननोन एयर आ रही है, कोई भी अननोन एयर हमारी नाक में प्रवेश की, तो उसके बाद क्या होता है, अधिकांशतः ऐसा होता है कि अधिक से अधिक जब हम श्वास अंदर की तरफ खींचते हैं तो उसमें वो पूरा ऊपर की छत से टकराती हुई जाती है। जो नेजल कैविटी है उसकी ऊपर छत जो होती है उससे टकराती हुई जाती है। इसके विपरीत जब ऐसा कुछ हमारे अंदर से जो प्रश्वसन एयर निकलता है तो वो ऐसा नहीं होता, वो हमारी नाक के जो मिडिल नेजल पहुंचा होता है या इंफीरियर नेजल पहुंचा होता है उसके एरिया से गुजर जाती है। मतलब ये इसको हिट उतना नहीं करती जितना कि बाहर से आने वाली एयर हमारी नाक के सबसे ऊपरी छत को हिट करती है, या फिर आप ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स जहां स्थित होती हैं उनको हिट करती है। तो इसीलिए हमें बाहर की जो संवेदना है, जो घ्राण संवेदना है, उसलिए हमें अधिक प्राप्त होती है। तो कोई भी अननोन एयर जब नाक में प्रवेश करती है, नेजल कैविटी में पहुंचती है, तो यहाँ पर ये जो नर्व्स फैली हुई हैं, ये नर्व्स जो होती हैं वो इन सेल्स से जो तरल पदार्थ स्रावित होता है, जो गोमेन सेल्स होती हैं उनसे, और जो आपका जो गोमेन सेल्स होती हैं उनके माध्यम से, और आपकी जो गॉबलेट सेल्स होती हैं उनके माध्यम से जो भी तरल स्रावित होता है पूरी नेजल कैविटी में, उस तरल की उपस्थिति का सिर्फ यही कारण है कि जो भी एयर में गैस माध्यम में आया है वो उसको अच्छी तरीके से उसमें घोल सके, उसको तर कर सके। उसके बाद ये नर्व्स जो होती हैं इन हेयरिंग के माध्यम से उस पूरे जो भी संवेदन प्राप्त हुआ है उसको कलेक्ट करके ऑल्फैक्टरी बल्ब में पहुंचाती हैं। ऑल्फैक्टरी उस बल्ब को ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में पहुंचाने के बाद जो वोमेन्स ग्लैंड होती हैं, ऑल्फैक्टरी जो ऑल्फिकेशन होता है पूरा, तो उसको ये पूरे जो आपका मस्तिष्क का ऑल्फैक्टरी और स्मेल कॉर्टेक्स होता है उसमें पहुंचाती हैं। तो ये प्रोसीजर है पूरा, हमें किस प्रकार से सेंस, स्मेल का सेंस प्राप्त होता है। और इस प्रकार के आज हमारा पूरा जो सेंस ऑर्गन्स का टॉपिक था वो पूरा हुआ, और आगे चल के जो भी आपका अगला प्रोसीजर रहेगा या जो भी आपका अगला टॉपिक होगा उसको हम कल फिर हाजिर होंगे आपके बीच में नया आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।